हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो कि मैक्वेरी की एक रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले टाइम में जो बजाज फाइनेंस और पेटीएम जैसी एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या ये बैंकों के लिए भी खतरा साबित हो सकती है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट अक्टूबर में डिक्लेयर किए थे, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि इनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज अंडरटेकिंग है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से, ये इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग कर देंगे यानी कि डीमर्ज कर देंगे। और डीमर्ज करने के बाद इसका जो नाम है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रखा जाएगा। और ये जो नई कंपनी है ये भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी उन पे लिस्ट होगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर होल्डर होंगे उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी एक शेयर मिल जाएगा जब इस कंपनी को डीमर्ज किया जाएगा। और अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2022 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसमें इनका जो टर्नओवर था वो 1387 करोड़ रुपए था। और अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूरे टर्नओवर से इसको कंपेयर करें तो ये सिर्फ उसका 0.3% बनता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मेजर टर्नओवर है वो इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस से आता है। उसके बाद आपको रिटेल और जो डिजिटल जिसमें कि जियो है उनके टर्नओवर दिखेंगे। तो उसके मुकाबले जो रिलायंस की जो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है ये बहुत ही छोटा बिजनेस है। जब इन्होंने डीमर्जर की अपडेट दी थी अपने रिजल्ट के टाइम पे, तो उस टाइम पे बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6.1% जो शेयर हैं वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो आज की डेट में रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 17,500 अरब रुपए है। उसमें से अगर 6.1% ट्रांसफर किया जाता है जेएफएस को, तो इनका जो वैल्यूएशन है लगभग 1,050 अरब रुपए निकल के आता है। तो उस हिसाब से मैक्वेरी की एक रिपोर्ट ने ये बताया है कि ये भारत की पांचवी लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन सकती है। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये 6.1% जो शेयर है रिलायंस के इनको मिलेंगे, तो ये 1,049 अरब के साथ पांचवें नंबर पे आ जाएगी। इससे ऊपर सिर्फ आपको दिखेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। दोनों कंपनीज को अगर मिलाया मिलाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इनका भी मर्जर होना है, तो वो 3,775 अरब की कंपनी मिलेंगी। फिर आपको एसबीआई दिखेगा, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, पांचवें नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाएगा। और इवन पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक बैंक, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंशियल, सब इनसे नेटवर्थ के मामले में पिछड़ जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एडवांटेज क्या मिलेगी, तो सबसे पहले तो रिलायंस का जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कस्टमर बेस और डीप पॉकेट यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास है, उससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उनके 15,000 स्टोर्स हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जैसे कि कुछ सुपरमार्केट हैं, कुछ उनके डिजिटल स्टोर्स हैं। तो इस तरह से एक वास्ट कस्टमर बेस मिलेगा इस कंपनी को। और उसके अलावा उनके लगभग 40 करोड़ टेलीकॉम कस्टमर है जो जियो फोन यूज करते हैं। उसके अलावा उनके 20 करोड़ रिटेल सेगमेंट में कस्टमर है। तो इतने ज्यादा कस्टमर का उनको बेस मिलेगा जिनको कि अपने फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफर कर पाएंगे। उसके अलावा ये एक लार्ज बैलेंस शीट वाली कंपनी होगी, असेट लाइट नहीं होगी, पैसे की इनको कोई कमी नहीं है। तो उस वजह से जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज के ज्यादातर प्रोडक्ट है उसको ऑफर कर पाएंगे, चाहे वो इंश्योरेंस हो, असेट मैनेजमेंट हो, डिजिटल ब्रोकिंग हो। तो ये सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट है ऑफर कर पाएंगे, जो कि इनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा दूसरे एनबीएफसी के मुकाबले में। इसके अलावा इनके पास रियल टाइम डेटा होगा, इतने सारे इनके कस्टमर्स हैं। और जो इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, यही डेटा की एडवांटेज जैसे अलीबाबा हो गया, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी को होती है, क्योंकि उनके पास कस्टमर का इतना डेटा होता है कि वो उनके जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उनको जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है वो ऑफर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज रिलायंस को भी मिलेगा, जो कि इनके कॉम्पिटिटर एनबीएफसी बैंक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी होंगी, वो ये एडवांटेज नहीं ले पाएंगी।
और मैक्वेरी की रिपोर्ट से सबसे ज्यादा जो नुकसान है जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपेंशन का, वो एनबीएफसीज को होगा, जैसे कि पेटीएम हो गई, बजाज फाइनेंस हो गई। और आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ टाइम से इन दोनों कंपनीज के जो शेयर हैं वो काफी गिर रहे हैं। हालांकि उसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन का इशू चल रहा है, और पेटीएम में तो अपने काफी सारे इशू चल रहे हैं। लेकिन एक रीजन ये भी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनको कंपटीशन दे सकता है, और इस वजह से इन दोनों कंपनीज के या दूसरी जो एनबीएफसीज के शेयर हैं वो काफी नीचे गिर रहे हैं। और अगर हम इनकी कंपैरेटिव एडवांटेज देखें कि इनको कैसे एडवांटेज मिलेगी, तो सबसे पहले तो इनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसकी वजह से इनको ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग मिलेगी। और ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो फंड्स हैं वो लो कॉस्ट पे उठा पाएंगे मार्केट से, जो कि इनको एक एडवांटेज देगा इनके राइवल के मुकाबले में। क्योंकि आप बैंकों के पास तो सेविंग अकाउंट की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन एनबीएफसीज के पास सेविंग बैंक अकाउंट की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो उनके पास फंड अरेंज करना लो कॉस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो सिर्फ 6 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके पास ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है, जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड हो गई, बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल और एचडीबी फाइनेंशियल। इनके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिनके पास ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग है एनबीएफसी स्पेस में। इसके अलावा इनका हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन होगा, जो भी इनके कॉम्पिटिटर हैं एनबीएफसीज में। लार्ज इनका डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट होगा, जिसकी कि हमने पहले बात की है। इसके अलावा ये जो टॉप टैलेंट होगा इंडस्ट्री का, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इसकी पेरेंट कंपनी रहेगी। वहां से कुछ लोगों को, जो कि जबरदस्त लोग हैं, वहां से मूव किया जा सकता है। और इसका एक एग्जांपल हमें हाल फिलहाल में देखने को भी मिला था, क्योंकि इन्होंने केवी कामत को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे नियुक्त किया है, और साथ साथ में ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के, जो कि अल्टीमेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बन जाएगी। और कामत, आपको पता होगा कि इन्होंने आईसीआईसीआई को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो इनके पास जो इंडस्ट्री का बेस्ट टैलेंट होगा उसको भी एक्वायर करने की एडवांटेज होगी। और अब अगर बात की जाए कि क्या ये बैंकों के लिए भी लाइफ मुश्किल कर सकती है, तो मैक्वेरी का कहना है कि हालांकि थोड़ी बहुत थ्रेट बैंकों को होगी, लेकिन उनको इतना नुकसान नहीं होगा जितना एनबीएफसीज को होगा। तो वो मोर और लेस इनके आने से कोई ज्यादा उनको डिसएडवांटेज नहीं होगी। और उसका रीजन ये है कि इनकी जो ज्यादातर जो लैंडिंग होगी, यानी कि लोन्स देंगे, वो अनसिक्योर्ड लैंडिंग होगी, जो कि एनबीएफसीज देती है। क्योंकि बैंकों के जो कस्टमर होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप के कस्टमर होते हैं। उसके अलावा उनके पास सेविंग अकाउंट की वजह से लो कॉस्ट फंड होते हैं, और उसकी वजह से वो रिस्क एडजस्टेड प्राइसिंग ऑफर कर पाते हैं अपने कस्टमर को। यानी कि कुछ कस्टमर को सेम लोन पे काफी कम इंटरेस्ट लगाएंगे, कुछ को ज्यादा लगाएंगे, तो इस तरह से वो प्ले कर सकते हैं। तो जिस तरह के कस्टमर्स को बैंक केटर करता है, उनको वो शायद अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बैंकों को इतना खतरा नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत इंपैक्ट डेफिनेटली उनको होगा, लेकिन ज्यादातर इंपैक्ट जो होगा वो एनबीएफसीज को होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।